यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग क्लास 10वीं का विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भर्जन एवं निष्पादन में क्या अंतर है। तो समझिए, सबसे पहले भर्जन और निष्पादन में क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, भर्जन। तो भर्जन देखिए, इसमें अयस्क को क्या है, भर्जन की ओर, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो भर्जन के अयस्क होते हैं वो वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जबकि निष्पादन में इसमें इसके अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब इसमें वायु की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। वायु की ज़रूरत इसमें वायु की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। चलो दूसरा पॉइंट देखो, कहता है यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो और यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, कहते हैं कि यह जो है हमारे हमेशा के लिए, प्रायः कह सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क है उसके लिए प्रयुक्त में होता है। ये कौन, भर्जन, ठीक है। जबकि निष्पादन में क्या है कि यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत होता है। इस विधि से क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और इसमें इस विधि से अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्वयं स्पंज की तरह हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भर्जन का इक्वेशन समझिए। कहता है ZnS जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे बताया गया ना आपको कि सर वायु मतलब ऑक्सीजन, अभी हम आपको समझाए थे। तो वायु की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनाता है, ZnO प्लस SO2, ठीक है। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क बना दिया, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये टूट जाता है दो भागों में। किसमें किसमें होता है, समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका इस प्रकार से भर्जन एवं निष्पादन में डिफरेंस बिटवीन आप अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, एकदम साफ साफ अक्षरों में आप देख पा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वैसे, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं वैसा नहीं बता रहे हैं, हवाला क्वेश्चन नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके इस सब क्वेश्चन को हम आपके बीच में ला रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में हम ये सभी प्रश्न को ला रहे हैं। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्वेश्चन है क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए और इसका SI मात्रक भी लिखना। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है आप सभी जानते भी होंगे, एक नंबरिया में बहुत बार बताया गया है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। पहले एक क्वेश्चन पूछ दे प्रतिरोध किसे कहते हैं, फिर कहेगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, फिर कहेगा प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 प्रश्न है, तीनों का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे कहता है, सबसे पहले प्रतिरोध क्या है उसको समझिए। प्रतिरोध कहता है कि वह कारक जो चालक तार में, किसमें, चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जो उसमें धारा प्रवाह कर रहा है उसका विरोध करता है, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट को है, इसमें क्वेश्चन दूसरा था प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और ओम हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। देखो दोनों प्रश्न का हल एकदम चुटकियों में हो गया ना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध तो आप समझ गए, प्रतिरोध क्या कहते हैं कि जिसमें जो प्रवाहित होने वाला धारा है, ठीक है, जो उसमें प्रवाहित धारा हो रहा है, मतलब कि तार में जो भी इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो रहा है, करंट फॉलो हो रही है, उसका कोई विरोध कर रहा है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है, निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, पहला तार की या फिर चालक की लंबाई, तार की लंबाई या चालक तार की लंबाई, अब जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चालक की लंबाई या चालक तार की लंबाई, ठीक, पहला। अब चालक तार की लंबाई क्या कहता है, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। जब चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, देखिए चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है, चालक तार की मोटाई पर, ठीक है, लंबाई पर, मोटाई पर, ठीक है। अब चालक तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। यहाँ पे क्या बोला, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, यहाँ पे मोटाई अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है। आप समझ सकते हैं ना, इस प्रकार से समझिए। अगर आप लोग घर में लाइन जलाना चाह रहे हैं, बल्ब को जलाना चाह रहे हैं, अगर लंबा तार होगा, बैटरी से अगर खींचते हैं, लंबा तार अगर खींच रहे हैं तो क्या होगा, बॉल जो धीरे कम मात्रा में जलेगा,
ठीक है। और यही आपके घर में मोटर पंप या टुल्लू पंप जिसको कहते हैं उसका प्रयोग आप कर रहे होंगे, तो क्या होता है कि इसके प्रयोग के समय आप देखिएगा कि मोटा तार जितना होता है उतना स्पीड मोटर चलने का प्रयास करता है, स्पीड चलता है, वोल्टेज थोड़ा सा कम खींचता है वो, है ना। तो वही यहाँ पे करता है, जब यहाँ पे चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब घटे मोटाई बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी प्रतिरोध घट जाता है, और मोटाई के घटने से प्रतिरोध बढ़ता है, और जो मोटाई घटेगा उससे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पतला तार लगा देंगे तो क्या होगा, मोटर को घुमा नहीं पा रहा है तो उसका प्रतिरोध घट जा रहा है। अर्थात प्रतिरोध चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब ये इसका उल्टा होता है, जबकि ये समानुपाती मतलब के होते हैं, ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती, ये समानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या माफ कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है निम्न कारकों पर निर्भर करता है ना। पहला चालक की मोटाई, चालक की लंबाई, ये हम लोग देखा। अब यहाँ पे चालक तार की प्रकृति पर भी डिफरेंट मतलब के अंतर करता है, ठीक है। चालक तार की क्या प्रवृत्ति है, प्रकृति है, इसके ऊपर भी होता है। कैसे, तो चूंकि समझिए इसको क्या कहता है, चूंकि भिन्न भिन्न चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग चालक तार के प्रतिरोधक अलग अलग होता है, इसलिए चालक का प्रतिरोध चालक तार के प्रकृति पर भी डिफरेंट मतलब के अंतर करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर कभी एल्युमिनियम का तार हम लोग लगाते हैं, कभी तांबा का तार लगाते हैं, कभी कॉपर का तार का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे किसी अलग अलग तार में अलग अलग तरह से करंट फ्लो होता है, बढ़ता मतलब कि बहाव होती है उसमें, है ना। तो यहाँ पे किसके ऊपर, चालक तार की लंबाई के ऊपर, ठीक है, लंबाई, मोटाई, प्रकृति और ताप के ऊपर भी डिफरेंस करता है, चालक तार के ताप पर भी। चालक तार का तापमान बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, अपवाद जर्मन, सिल्वर, मैग्नीशियम इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जैसे कि जब तार गर्म हो जाएगा ना, तार जब गर्म करने लगता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप ये लिख लीजिएगा, और आपको हम बता रहे हैं कि 100% की एकदम ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। 3 बताए ना आपको, 3 में से एक प्रश्न आ रहा है, 3 प्रश्न में से एक आपके परीक्षा में एकदम फिक्स आ रहा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रश्न आएगा, ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। इसमें देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो श्रेणी क्रम को सबसे पहले समझिए और पार्श्व क्रम को समझिए। श्रेणी क्रम किसको कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं कि मान लो आपके पास सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 3 बल्ब दिया हुआ है, 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, ठीक है। इस तीनों बल्ब को किस तरह से जोड़ें, यहाँ पे अगर आपका सेल स्विच लगा हुआ है, ठीक है, अगर सेल स्विच लगा हुआ है, प्रतिरोध आप तैयार किए हुए हैं, तो क्या हुआ कि इसको इस प्रकार से अगर यहाँ से स्विच को ऑन कर दिए तो इसमें करंट गया, एकरा से एकरा में गया, इससे गया, और फिर यहाँ पे घूमता हुआ फिर रिवर्स आ गया। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से चलते जा रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर ये खराब हो गया, अगर यहाँ की तार कट गई, तो क्या ये सब जलेगा, नहीं जलेगा। इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, इस तरीके के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन समझिए, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं कि देखो इस प्रकार से तो विद्युत परिपथ तैयार किए हुए हैं, अब यहाँ से एक बल्ब यहाँ लगा दिया और यहाँ से एक बल्ब यहाँ लगा दिया है, देखिए 3 बल्ब लग गया है ना। और ये वाला समझिए कि आप इसको इस प्रकार से मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए। अब समझिए कि एक बल्ब इस प्रकार से ऊपर नीचे समांतर लगा हुआ होता है, सीमांतर लगा हुआ होता है, ठीक है, सीमांतर लगा हुआ होता है, इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कहता है क्या, कहता है कि श्रेणी में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो श्रेणी में संयोजित करने के जगह पर क्या, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिए और समझाने का प्रयास भी करेंगे हम, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ क्या है, समझिए, पार्श्व क्रम संयोजन में 2 समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा, ठीक है। इसे संयोजन किसे सभी वैद्युत युक्तियों के समान विभव प्राप्त होंगे। और दूसरा है कि वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजन करने से प्रत्येक वैद्युत युक्तियों को स्विच की सहायता से चालू अथवा बंद किया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा हुआ इस तरह से, तो इसका करंट और इसका करंट, इसका मतलब कि सभी में बंटवारा करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार से लगा देंगे तो ये करना चाहिए अगर हाईएस्ट पावर तो ये हाईएस्ट ले लेगा, फिर इसको थोड़ा सा हाई पावर वोल्टेज चाहिए तो ये हाई खींच लेगा, और इसको हाई चाहिए तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस प्रकार से ये अगर ये खराब होता है तो सब खराब होगा सबसे पहले पार्श्व में श्रेणी में, और अगर एक हाई वोल्टेज का तो दूसरा में करंट कम जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा ये है कि एक युक्ति अगर खराब होती है तो दूसरा युक्ति काम करते रहता है, किसमें, पार्श्व में, जबकि श्रेणी में ऐसा नहीं होता है। और पॉइंट इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, आप लिख के रख लो। दिया हुआ है चुंबकीय बल रेखा के प्रमुख गुण को लिखिए या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों को लिखें।
दो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कहेगा कि चुंबकीय बल रेखा के प्रमुख गुण को लिखिए, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण की सूची भी आपको बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, लिखना है आपको। तो इसके गुणों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण जो निम्नलिखित है इस प्रकार से है। पहला क्या है, यह चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से वक्र रेखा में चलकर दक्षिणी ध्रुव में जाता है। क्या बोला इसने, बोला कि सर चुंबक क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव से, देखो यहाँ पे हम चित्र बनाए हैं इसीलिए इसको ले आए हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, देखिए इधर आके समाप्त हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर आके समाप्त हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर आके समाप्त हो रहा है। तो उत्तर से स्टार्ट हुआ दक्षिण में समाप्त हो गया, यही कहने का प्रयास कर रहा है। दूसरा कहता है चुंबक के अंदर के बल रेखाएं सीधी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। तो सीधी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है कि चुंबक ये बल रेखाएं, ये बंद रेखाएं, ये बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसकी जो बंद रेखाएं हैं एक वक्र प्रकार के हैं। अब देखिए इसमें जो भी आपका ये बॉक्स बन रहा है, समझिए इसमें जो भी बॉक्स बन रहा है, ये देखिए एक बॉक्स बनावट एक बंद है कि नहीं है, ये भी बॉक्स बनावट एक बंद है, ये भी बनावट एक बंद है, ये भी बनावट एक बंद है। तो वही कहता है कि ये वल जो है, ये वलय जो बन रहा है वो रेखाएं बंद वक्र होती है, एक घुमाव वक्रकार होती है। चौथा पॉइंट है कि ध्रुव के, चुंबक के ध्रुव के पास ये एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होते हैं। ये रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में आ रहे हैं प्रश्न। और यहाँ पे देखिए एक लास्ट प्रश्न है जो आपका इस वीडियो का, इसमें प्रश्न दिया हुआ है क्या कि फ्यूज क्या है, व्हाट इज फ्यूज। इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज, देखिए घर में आप फ्यूज के बारे में जानते हैं, लेकिन वो है क्या, फ्यूज तो है क्या, वो फ्यूज है क्या, क्वेश्चन है। जो आपके घर में फ्यूज है वो तो वो है क्या, सबसे पहली बात फ्यूज तो है क्या। तो देखो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, फ्यूज कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा तार होता है। तो देखिएगा फ्यूज जो होगा आपका, उस फ्यूज में दो सिरा, मतलब कि दो सिरा होते हैं और इसमें दोनों में कम प्रबल वाले कुछ तार को जोड़ देती हैं। ठीक है, कम गलनांक वाले को एक तार को, छोटा तार को लगा देते हैं इसमें, जो किसी अचालक पदार्थ में व्यवस्थित होता है। अचालक पदार्थ मतलब कि इसमें जो लगा हुआ है ना इस प्रकार से, ये जो अचालक है इसमें कोई भी कभी करंट फॉलो नहीं करेगा, इसी के तार के बीच में ही करंट जाएगा। इसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो इसको क्यों लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में इसका क्यों जोड़ा जाता है, तो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जब धारा अधिक प्रवाहित होने लगी तो फ्यूज गल जाता है, और जब अधिक वोल्टेज आ जाएगा तो आपका फ्यूज क्या होगा, वो गल जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग फ्यूज गलना, फ्यूज झड़ना, फ्यूज उड़ना जो भी कह सकते हैं आप कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस परिपथ और परिपथ भंग हो जाता है। और परिपथ क्या होता है, जब फ्यूज कटेगा तो फिर पूरे घर में अंधेरा या जो भी काम कर रहे हैं उसका फ्यूज हुआ तो पूरा ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और फ्यूज को गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो होता है वो गर्म तार, आप जानते होंगे जो आपके बोर्ड में तार घुसती है, दो प्रकार के तार घुसती है, एक नरम तार और गर्म तार, जिसको हम लोग कहते हैं लाल और ठंडा, ठंडा और गर्म, यही कहते हैं। हाँ, तो गर्म तार के साथ इसको जोड़ा जाता है, किनको, फ्यूज को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साथियों फ्यूज क्या है और इसके प्रतिरोध विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये सभी कुछ आप लिख लिए होंगे। उम्मीद करते हैं ये पांचों प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ जाए और आपके एग्जाम में सभी ये पांचों प्रश्न आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छा खासा नंबर अचीव कर पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।